अंशुल का आप सभी को सादर सेवा जोहार। और आज कुछ मसलों पे मैं बात रखने आपके पास जा रहा हूँ। अगर कोई हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी। अगर आवाज़ आ रही हो तो ज़रूर मुझे बताएं। चलिए, दो लोग आ चुके हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। 10 बज चुके हैं और अभी हम लोग लॉकडाउन के लगभग 2 महीने गुजर चुके हैं। और इसी के साथ साथ कोशिश थी कि हम किसी तरीके से लोगों से कनेक्ट हो सकें। और इसलिए हमने थोड़ा सा, अगर दोस्तों अगर देख पा रहे हो तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो। और हम जो बातें करने जा रहे हैं उस तक हम अपना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन रख सकें और भी लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, और साथ ही साथ चीज़ों को सही तरीके से समय का सदुपयोग करने का एक प्लानिंग भी कर सकें। अगर यदि देख पा रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। पंचराम वकरे जी आ गए हैं, वाकरे जी आ गए हैं। आपको सेवा जोहार पंचराम जी। पंचराम जी, आपका स्वागत करते हैं। जो बंधु हैं आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और ये लाइव जो चल रहा है, अगर हो सके तो कर सक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। जय जोहार, कैसे हैं आप? तो शेयर कर दीजिएगा अभी जो लाइव आपको मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि आज हमारे को इतनी नाइट पे लाइव आने का रीज़न ये पड़ा कि हम नाइट पे जो लाइव आए हैं उसके पीछे पीछे सिर्फ हम एक ही बात कह रहे हैं। हमने एक जूम ऐप के माध्यम से एक परिचर्चा अनाउंस की थी। परिचर्चा पे हमें पायल तडवी की जो हत्या हुई है उस पर हमें चर्चा करनी थी, परंतु किसी कारणवश हो सकता है कि लोग जूम ऐप में जल्दी शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं या जूम ऐप पे लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। दैट्स वाई मुझे लगा कि फेसबुक के थ्रू हमें चर्चा करनी चाहिए, फेसबुक के माध्यम सकें। तो दोस्तों, आज पहले कि बता देना चाहता हूँ कि मीडिया ने हमारे साथ किसी न किसी तरीके से गद्दारी की है। पायल तडवी के वकील ने कोर्ट में पिटीशन लगाई और उसने कहा कि 302 का मामला उसमें पंजीकृत किया जाए, जिस पे अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि क्या एग्जीक्यूशन आया है कि नहीं। पायल तडवी का जब मैं उसी पायल तडवी की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर पायल तडवी एक आदिवासी बालिका जो एमबीबीएस डॉक्टर थी, उसको उसी के साथी और उसी के जो ऑफिस के थे या जो उसके डॉक्टर स्टाफ के थे, उन्हीं लोगों ने उसे परेशान कर करके उसे बहुत प्रताड़ित किया। और मीडिया ने हमें बताया कि उसने सुसाइड किया हुआ है, परंतु जब हम एक एनडीटीवी का एक लिंक मैं आपको भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जब एनडीटीवी का हमने वो देखा जानकारी तो हमें पता चला कि भाई एक्चुअली उसका डेथ हुआ नहीं है। उसका यानी कि जो डेथ हुआ है वो आत्महत्या नहीं है। उसकी जो डेथ हुई है वो हुई है सिर्फ और सिर्फ काहे से। उसकी डेथ का कारण है आपका मर्डर, क्योंकि उसके गर्दन के पास यहाँ पर निशान थे। पायल तडवी के गर्दन के पास निशान थे। मतलब मीडिया किस प्रकार से हम आदिवासियों की जो आवाज़ है, सिर्फ हमें ऐसा लगता था कि गरीब जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं सिर्फ उनकी नहीं सुनी जाती, परंतु पायल तडवी के इसने ये बताया हमें कि जंगल ही नहीं बल्कि शहर में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनके साथ भी मीडिया कितना फ़रेब कर सकता है। पूरी मीडिया ने पूरी चारों तरफ माहौल बना के रख दिया। माहौल ये था कि टोटल तरीके से सब लोग ये कहने लगे कि पायल तडवी ने आत्महत्या की, पायल तडवी ने आत्महत्या की। परंतु पेंच तब फंसता है जब एक पिटीशन दायर की जाती कि 302 का मामला पंजीकृत किया जाए, जिसके तहत कि उन आरोपियों की तलाश की जाए जिनकी वजह से पायल तडवी की डेथ हुई है। पायल तडवी के, मैं फिर कहना चाहूँगा कि गर्दन पे निशान था और उसके तहत 302 का मामला वहाँ पर अप्लाई करने की बात हुई है। और मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। धनी परस्ते जी जुड़ चुके हैं। आपको सेवा जोहर धनी भाई। और साथ ही साथ और मैं देख लेता हूँ कि अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप वो सवाल भी पूछ लें। तब तक मैं धनी परस्ते जी आपको सेवा जोहार। दीपक परस्ते जी, 15 जी, आपको भी जय जोहार दीपक भाई। और आपका नाम में नहीं दिख रहा है, इसमें जय गोंडवाना लिखा हुआ है। और आपको सेवा जोहार भाई। और पंचराम वकरे जी,
वाकई जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। शेयर करने के पीछे ये बात है कि ये पहले के जो 5 इंट्रोडक्शरी यहाँ पे मैटर लेंगे, और उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ उसके बाद 10 मिनट के लिए आपका समय चाहूँगा कि 10 मिनट के लिए आप बिल्कुल अपने दिमाग को खोल कर बैठें, ताकि मैं जो बताने जा रहा हूँ उसकी ज़रूरत किस प्रकार से हमें पढ़नी है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट है। दोस्तों, साथ ही एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी मेरे वहाँ पर फेसबुक फ्रेंड्स जो हैं 5,000 की सीमा मेरी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैंने प्लानिंग की है कि कोशिश करके मैं अब पेज के माध्यम से इंटरेक्ट करूं। और इसलिए अगर यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं तो पेज को आप लाइक कर दीजिएगा और उसको आप नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिएगा। और मैं यूं ही लाइव आता रहूँगा पेज के माध्यम से। और लॉकडाउन है इसलिए ये बहुत ज़्यादा संशय का बात है। दोस्तों, अभी लाइव चालू किए हुए 6 मिनट हो चुके हैं और मैं अब चाहूँगा कि मेन जो आज का हमारा जो मसला है उस मसले पे हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं। मेन मसला ये है दोस्तों कि सबसे पहली चीज़ कि हम आदिवासी लॉकडाउन से जो प्रताड़ित हुए हैं, क्योंकि जितने भी लोग विस्थापित हो रहे हैं, जितने भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, उसमें से अधिकांश लोग हमारे ट्राइब्स हैं। और जो अधिकांश ट्राइब्स हैं जो विस्थापित हुए हैं, अब उनके साथ संशय ये बन रहा है कि उन ट्राइब्स को क्या हम पुनर्वास की व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई और उनके माध्यम से मैंने काफ़ी लोगों से कहा भी कि हम कोई ऐसी परियोजना तैयार करें, उस परियोजना के अंतर्गत जो ट्राइब्स बाहर से आ रहे हैं उन ट्राइब्स को हम एक व्यवस्था ऐसी बना के दें कि वो लोग बाहर ना जा सकें। दोस्तों, हमारा जो समाज है वो कृषि प्रधान समाज रहा है। हम लोग कृषि से बहुत करीब रहे हैं। पशुपालन और कृषि में हमारी कोई तोड़ नहीं है, हम आदिवासियों की कोई तोड़ नहीं है, मगर हम फेल हो रहे हैं कंक्रीट के जंगल में जाकर। जब हमारा एक इंसान जो कृषि बहुत पारंगत है, पशुपालन में बहुत पारंगत है, जब जाता है और वो गड्ढा खोद रहा है, ईंट उठा रहा है, सिर में रेत गारा ढो रहा है, तब वो एक प्रकार से अपनी एक क्वालिटी को डाउन कर रहा है। तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर हम संयुक्त रूप से प्रयास करें तो मुझे ऐसा लगता है कि स्व सहायता समूह के साथ साथ आप जितने भी 20 लोग यहाँ पे आज मेरे सामने उपस्थित हैं, मैं आप सभी 20 भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप सरपंच हैं उनसे आप चर्चा करें और एक नियम तैयार करें। खासकर शेड्यूल्ड एरिया, 5th शेड्यूल्ड एरिया जहाँ पे एप्लीकेबल है उस एरिया में चर्चा करें और उनसे बात करें कि सरपंच जी एक काम ये किया जाए कि इधर से अब पलायन ना हो सके, इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। अब पलायन ना हो सके तो उसके लिए क्या करना होगा। अब पलायन ना हो सके उसके लिए सबसे मेन थिंग क्या व्यवस्था कि लोगों को हमको वहीं पे रोज़गार देना होगा। अब रोज़गार कैसे मिलेगा हमारे लोगों को? रोज़गार ऐसे मिलेगा कि हमको कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अपने गांव से शुरू करना है। मैं गांव वालों को ये बात बता देना कि अगर जो गांव वाले सोच रहे हैं ना कि आएंगे सब नॉर्मल हो जाएगा, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल 2 साल तक तो आप शहर जाने की सोच भी मत रखना, क्योंकि अगर आप शहर जाने की सोच रखते हैं तो चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, चीज़ें बहुत क्रिटिकल है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसेशनल है। क्योंकि अब लोगों के पास आर्थिक रूप से बहुत विपन्नता आ गई है, अपंग हो गए हैं लोग, और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से पूरा सिनेरियो ये बैठ रहा है कि आपको लोग पे कहाँ से करेंगे। जो आर्थिक मंदी देश के अंदर आई है उससे अगर निकलना है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी तरीके से अपनी ग्रोथ को, अपनी इकॉनमी को एग्रीकल्चर पे बेस्ड करें, अपने पशुपालन पे बेस्ड करें। उससे डेफिनेटली यहाँ पे हम काफ़ी कुछ कर लेंगे। मैं आपसे एक मिल्क प्रोडक्शन पे बात कहना जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन पे कि भाई दूध फट जाता है। मैं इनसे कहता हूँ कि अगर आप पूरे गांव के लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर उस दूध को आप घी बना के सेल कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा समय तक आपके पास सस्टेन करेगा और उसकी अच्छी मिलेगी। उसके साथ साथ, क्योंकि मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने जो नियम लेके आया, सरकार ने बोला है कि लॉकडाउन तो चल रहा है मगर अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए वो लोगों को लोन दे रहे हैं। तो हमें सरकार की जो घोषणाएं हैं उसका सदुपयोग करना है। मेरे साथ कुछ और भी जुड़ चुके हैं, राकेश दुर्वे जी,
और सेवा, पवन ध्रुवे जी को सेवा, और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। और मैं उन सभी को सेवा जोहार करता हूँ। आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और है कि हमें एक चीज़ को और समझना होगा इस जगह पर, कि हमारा जो क्रीम है, हमारे समाज का जो क्रीम है, उसकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो हमारे समाज की आने वाली जो पीढ़ी है, उसको हम किसी तरीके से विस्थापन से कैसे रोकें, ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों की जरा भी दिल नहीं पिघला, कितने सारे लोग जो शहडोल के रहने वाले थे, रेल की पटरी में कट के मर गए। आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकार तो है रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से प्ले भी नहीं की है। सरकार ने जो भी किया है, कहीं ना कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मगर उससे ज़्यादा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उस गांव की देखनी होगी, उस गांव के मुखिया की देखनी होगी। जिस गांव के मुखिया के वहाँ के बाहुबली बनने का जो ढोंग करते हैं, उन लोगों के, उन सरपंचों के होते हुए लोग आखिर विस्थापन की मार क्यों झेल रहे हैं? और जितने भी युवा हो, आप लोग जितने यंगस्टर्स हो, अभी गांव गए हो ना, आप लोग गांव में जाके अभी रह रहे हो ना, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप जाके इन लोगों को पूरा पूछिए कि अब हम ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को हम सरपंच बनाएं या हमारे क्षेत्र में प्रतिनिधि बनाएं, जो व्यक्ति हमें यहीं रोजगार दो, हमें रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। अगर ये चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट पे लाओगे, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि हमें अपने लोगों को विस्थापन से बचाने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। और विस्थापन से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विस्थापन पे जाने के बाद होता क्या है कि इंसान के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ पे एक व्यक्ति अपने गांव में रहकर अपनी खाद्यान्न व्यवस्था पे आधारित अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित करते हुए वो महीने भर पूरे आराम से 10,000 में पूरा एक परिवार को पाल लेगा, वहीं पर वो व्यक्ति शहर में जाने के बाद वो उसके लिए ये समझ लो 50,000 रुपये भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि शहर में एक कमरा ही लेने जाओ तो 5,000 से चालू होते हैं। उसके बाद आप भोजन पानी सब्जी भाजी ये सब चीज़ें जो गांव में बहुत सस्ती कीमत में मिलती है, वो शहरों में बहुत ज़्यादा कीमत पे है, और वहाँ पे हमारे लोगों का शोषण होता है। सरकार ने क्या किया, एक बार के लिए और सावधान हो जाइए। सरकार ने क्या कहा है, लेबर लॉ बदल दिया है। पहले लोगों से 9-9 10-10 घंटे काम किया जाता था, अब 12 घंटे का वहाँ पे नियम लगा दिया गया है। अगर आपसे 12 घंटे तक आपका शोषण होगा, तो उस 12 घंटे के शोषण पर भी आप लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे? और ये बोल 12 घंटे रहे, मैं गारंटी कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 12 घंटे नहीं, बल्कि ये आपसे 48 घंटे काम करवाएंगे, बंधुआ मजदूर बनाएंगे। और जितने बंधुआ मजदूर हमारे आदिवासी समाज के आज़ाद हुए हैं, उनको हमको संगठित करना ज़रूरी है। आदिवासी मजदूरों को, आदिवासी किसानों को एक दूसरे के साथ पटरी बैठालते हुए, क्योंकि जो योग्यता और जो दिमागधारी जो आदिवासी भाई जो वहाँ से शहरों से आए हुए हैं गांव की तरफ, उन मजदूर भाइयों को पता होगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है। क्योंकि उनमें से कई आदिवासी ऐसे हैं जो लोग किसी दुकान में काम करते थे, कई आदिवासी ऐसे हैं जो किसी फेरी को लगाते थे, कोई लोग सब्जियां बेचा करते थे। और वो जो लोग अभी गांव पहुंच गए, उन लोगों को बताना होगा कि वहाँ पे जो किसान भाई हैं, उन लोगों के साथ मिलकर डील करना होगा कि हम कैसे एग्जीक्यूट करें कि हमारे यहाँ की जो किसानों की जो सब्जी है उसको अच्छे दाम कैसे मिल जाएंगे। उन्हें पता है, उन्होंने हमाली की, एक एक हमाल से लेकर हम अगर अपना ट्रैक तैयार करना चालू करें, तो पता यह चलेगा कि सबसे ज़्यादा आदिवासी और दलित समाज का जो व्यक्ति है वही लेबर था। और यदि यही लोगों को हमसे संगठित कर लिया, अभी आप लोग गांव पे हैं, आप लोग गांव पे हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल की डेट में सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा, फिर आपके वहाँ पे दलाल आएंगे और आपके दलाल आके कहेंगे कि चलिए आपको वहाँ पे काम दिलाने ले जाएंगे। एक बैगा लड़की कोरोना पॉजिटिव शहडोल जिले में पहली पाई गई थी, और वो नाबालिग थी। कौन लेके गया था उस बच्ची को उज्जैन काम कराने के लिए? सोचिए ना, कौन था उसका दलाल जिसने उसे उज्जैन लेके गया कि वो वहाँ पर खेत में काम करे? तो इसे विस्थापन को हमें रोकना होगा। और यदि इस विस्थापन को आप रोक पाने में सक्षम नहीं है, मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि इससे बड़ी त्रासदी में आप फंस जाएंगे। सरकार की मंशा नहीं है, अभी 20,000 करोड़ रुपया उसने अनाउंस किया है सरकार ने चंदा तो लेना है, मगर 20,000 करोड़ रुपए उसको अपना मकान बनाना है अपना। यानी कि जब ऑलरेडी हमारे देश के पास एक सिस्टम है, हमारे देश के पास ऑलरेडी लोकसभा विधानसभा इनका भवन है, संसद भवन है, उसके बावजूद भी सरकार क्या कर रही है? उसके बावजूद भी सरकार उठा के
इन पैसों का दुरुपयोग करते हुए जो चंदा आप लोगों ने दिया था, बेवकूफ़ी भरा जो चंदा आप लोगों ने दिया था, उस पैसे का इस्तेमाल सही, अगर मैं इसलिए बेवकूफ़ी भरा कह रहा हूँ क्योंकि सरकार यदि आप सही मंशा में अगर चंदा लेती तो हर कोई देता, मगर वहाँ पे जो चंदा लोगों ने दिया उसमें उसने बहुत बड़े बड़े घोटाले कर दिए। पहली चीज़ 20,000 करोड़ जहाँ पे आज जनता को ज़रूरत थी पैसे की, वो पैसा उन्होंने उठा के अपने परिचित एक किसी कंपनी को, और उसमें भी क्रोनोलॉजी समझिए क्या हुआ कि वहाँ पर एक कंपनी थी गुजरात की, उस कंपनी को HSBC ऐसा कुछ नाम है उसका, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उस कंपनी ने मना कर दिया था किस चीज़ के लिए, जब सरकार ने आमंत्रित किए थे कि सभी लोग अपने प्लान्स बना के दें, हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो उस कंपनी ने मना कर दिया था कि हम प्लान नहीं बताएंगे दुनिया को कि हमें क्या बनाना है, तो उस कंपनी को उन्होंने दे दिया। यानी कि वहाँ पे टोटल मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ कि यहाँ पे घूसखोरी हुई है, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं हुई है, और बिना टेंडर के यहाँ पर टेंडर उसको दे दिया गया है। तो ये समझ लो कि आपके पैसे पे सेंध लग चुकी है। अब आपकी इकोनॉमी, आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार, आपके समाज और आपकी इज्जत आपके हाथ पे है। शहरों की तरफ अब रुख करना थोड़ा बंद कर दीजिएगा। यदि अगर तो आपकी लाश ही घर जाएगी, मैं वादा कह रहा हूँ, यहाँ पे दावा कर रहा हूँ। और ये बताइए जिनके परिजनों को शहरों का चस्का लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि अब शहरों में रोजगार नहीं बल्कि शोषण होगा। 12 घंटे काम के नाम पे आपसे 48 घंटे आपका शोषण होगा। अभी ये 9 घंटे की बात कहते हैं, क्या सच में ये पहले 9 घंटे काम लेते थे? नहीं, ये पूंजीपति वर्ग के लोग 9 घंटे बोलकर 18 घंटे काम कराते थे। अब ये 12 घंटे बोलकर 24 घंटे काम कराएंगे, 24 घंटे शोषण करेंगे, और उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं बेहतर यही होगा कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, पहला है कि एक किसानों के लिए खेती की बात मैं कह रहा हूँ कि आप सब्जियां लगाइए, आप अनाज उठाइए। अब आप लोग कोशिश करके ऐसा प्लानिंग कीजिए जो भी क्षेत्र में है कि वहाँ पे विस्थापन ना हो, और विस्थापन ना हो तो रोज़गार देना, तो उसको कुछ ऐसा दीजिए कि अब आप गेहूं नहीं बेचेंगे, अब आप आटा बेचिए, आप चना नहीं बेचिए, उसकी दाल बेचिए, आप तुअर खड़ी मत बेचिए, आप तुअर दाल बेचिए। और ये सब किया जा सकता है। जब आप इस काम को करेंगे तो आपके पास पैसा आपका डायरेक्ट रहेगा, आपके पास अच्छी इकॉनमी रहेगी, आपके लोगों को मजदूर बन के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर घर में एक अच्छी बड़ी गाड़ी भी होगी, बड़ा ट्रैक्टर भी होगा, सब कुछ होगा। दूसरी चीज़, कर्जा से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। अगर आप बेच रहे हैं, धान मत बेचिए, आप सीधे उस धान की आप दराई कराइए, दराई कराने के बाद वहाँ से आप चावल को बेचिए। और ये किया जा सकता है, अगर यदि सामूहिक रूप से एक प्रयास किया जाए तो किया जा सकता है। गांव के लोग मिलकर कीजिए, क्योंकि पहले हम ऐसे ही जीते जाते थे, इसलिए हम सबसे समृद्धशाली देश के नागरिक कहलाते थे। परंतु अब हम लोगों ने, अब जब से अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, चाइना की तरफ देख रहे हैं, रूस की तरफ देख रहे हैं, जर्मनी की तरफ देख रहे हैं, जापान की तरफ देख रहे हैं, अरे वो तो ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको हमारी डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, हम उनके बायर्स हैं, वो हम सब उनको पैसा देते हैं इसलिए वो हमको सामान देते हैं। परंतु हमें अब अपने तरफ देखना होगा, हमारे पास जो क्वालिटीज़ है, हमारे पास जो मटेरियल्स हैं, इस करें, ये हमारी रेस्पॉन्स। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे अहम क्या होती है कि पशुपालन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पशुपालन में मुर्गी पालिए, बकरा पालिए, और आप हो सके तो गाय भैंस पाल। गाय तो एक सांप्रदायिक प्राणी है, अगर आप भैंस पालेंगे तो उसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसका जो दूध होगा उसको आप मस्त निकालिए, उसको अच्छा आप ग्रीनरी, अभी हरियाली हर तरफ बढ़ गई है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब से लॉकडाउन से पोल्यूशन कम हुआ है तो हरियाली का एक तादाद बढ़ा हुआ है, तो उनको अच्छा माहौल भी मिल रहा है, तो अब तो दुग्ध का उत्पादन भी अच्छा होगा। उसको आप निकालिए और उससे घी बना के आप बिल्कुल उसको विक्रय कीजिए। अगर दूध फट रहा है तो पनीर बना के विक्रय कीजिए, और पैसा मिलेगा। और इस व्यवस्था को हम तैयार करें, किसी भी चीज़ को रॉ रूप पे नहीं बल्कि पार्सल रूप पे। एक गांव निकालिए, एक गांव मिलकर ऐसा समूह बना लीजिए, एक चैनल तैयार कर लीजिए। मेरा नंबर है 9131089213, इस पर आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। अगर व्हाट्सअप करना है तो 9669749750, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको मन है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ पे लेना है तो बिल्कुल बेशक कॉल कीजिए, क्योंकि यदि अभी हमारे पास ऐसा मौका है कि ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, करें तो करें, क्या करें।
करें तो करें, क्या करें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास एक जो ऑप्शन है उसको हमको यूटिलाइज करना है। तो आशा है कि मैंने बात सुनी है, और अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो पूछिए, मैं उसके जवाब देना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हुए बस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने अपने सवाल कह सकते हैं अगर चाहें तो। इंडिजिनस शाह दुर्गे एस जी का मैसेज आया है। सही कहा दादा आपने, हमें संयुक्त होकर इस विषय में सोचना चाहिए। आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल बेशक, और सहमत होना होगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। क्योंकि क्या है, डिस्प्यूट्स रहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और बेहतर ये होगा कि हमारे पास जो ऑप्शन है हम उन ऑप्शन को यूटिलाइज। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को अपना आर्थिक विकास करना होगा, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना होगा। आदिवासी गुलाम क्यों नहीं हुआ पता है आपको? आदिवासी गुलाम इसलिए नहीं हुआ, कोई भी आदिवासी राजा गुलाम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आत्मनिर्भर था, वो किसी पे निर्भर नहीं हुआ। ना वो उस समय पंडित पुरोहितों पे निर्भर हुआ, ना उस समय वो किसी और षड्यंत्र पे निर्भर हुआ। वो स्वयं पे निर्भर रहा, आत्मनिर्भर रहा। और एक और बात, एक कोई नकली प्रदेश अध्यक्ष है जयस का, कुछ नाम है उसका, एम करके कुछ है उसका, राजू एम। तो एक्चुअली मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का ये है कि जब कहते हैं ना कि राम भक्त हनुमान भी था, विभीषण भी था। तो ये समाज के विभीषण हैं जो ट्विटर में हैशटैग चला रहे हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि अगर ये सच में आदिवासी की औलाद होंगे तो मेरे साथ लाइव डिबेट करके दिखाते। मैं गारंटी कहता हूँ, ये आदिवासी की ज़ुबान है, कि उनको वहीं के वहीं नंगा कर दूंगा और बता दूंगा कि ये राम ही नहीं आसाराम की औलाद हैं ये लोग। ये जो लोग कहते हैं ना खुद को, जो आदिवासी हिंदू हैं कह रहे हैं, और ये जो उसी तरफ के हैं, गुजरात क्षेत्र के पास के हैं। मैं यहाँ से गारंटी से कहता हूँ कि इनका आप पोथी पुराण निकाल के देखिए, ये सब, ये जितने भी खुद को आदिवासी हिंदू कह रहे हैं ना, जो भिलाला है, शायद किसी भिलाला समाज के हैं, भील समाज के हैं, ये सब के सब ये नाचते थे किसके सामने? आसाराम के सामने। इनका सपरिवार नाचते थे जो लोग आसाराम के सामने। मैं उसी आसाराम की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है बच्चियों के साथ बलात्कार करने का। ये उसके अनुयायी लोग आज हमको क्या बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू हैं। अरे इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना गवारपना और सिर्फ एक राजनीतिक तुष्टीकरण। मैं तो साफ, अगर यदि मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो उस तक पहुंचा देना। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई कितने में बेचा अपना ज़मीर उन मनुवादियों को इसने, और जब ज़मीर बेच दिया है तो बहु बेटियां भी बेच दिया होगा। तो ऐसे बिकाऊ लोगों को हमको ठीक करना होगा। और यार सोचो ना जरा, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकल रहा है कि जो उसको बोले। मुझे इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी जो न समझिए। मनावर में विधायक कौन है अभी? जयस का विधायक है। और जो मनावर का जो जयस का विधायक है तो वो एक आदिवासी आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है। तो अब उस विधायक को कमज़ोर करने के लिए मुझे लगता है कि राजू नाम का जो व्यक्ति है उसको उचका दिया गया है आरएसएस के द्वारा। उसने अपना बहू बेटी ज़मीर सब बेच दिया आरएसएस को, और चिल्लाने लगा कि भैया ऐसा है वैसा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ऐसे लोग हमको निरंतर मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। और मैं इनको प्रमाणित कर दूंगा कि ये थाईलैंडियों की नाजायज औलाद हैं, जो इधर पे आदिवासियों के बीच, ये फर्जी आदिवासी हैं ये लोग। अगर असली आदिवासी हैं तो मेरे सामने आके लाइव डिबेट कर लें, मैं इनको प्रमाणित कर दूंगा। ये मेरे सामने खड़े नहीं होंगे क्योंकि इनको गवारों की दोस्ती और बुद्धिमानों से दुश्मनी करनी नहीं आती। इनको बुद्धिमानों से डर लगता है और गवारों से दोस्ती करते हैं ये लोग बहुत तेज। अंधभक्तों से दोस्ती किए हुए हैं
क्योंकि समझ सकता हूँ भाई, प्रॉब्लम हुई होगी। राजू एम क्या नाम है उनका, राजू एम सोलंकी है शायद। तो हो सकता है कि भाई आपके लॉकडाउन में आपके घर में रोटी वगैरह ख़त्म हो गई होगी, राशन पानी ख़त्म हो गया होगा, तो आए होंगे आरएसएस वाले, बोले होंगे कि तुम हमारे कुत्ते बन के भौंकना चालू कर दो और सबको आदिवासी हिंदू है करके हैशटैग चलाओ, उससे हम तुमको पैसा देंगे, तुम्हारे घर रोटी देंगे। अरे मेरे भाई, आदिवासी ने जान दी है, ईमान नहीं दिया। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह। और दूसरी चीज, अगर यदि कि कोई जो लोग इसको जानते हैं ना कि भाई प्राचीन काल में धर्म की लड़ाई, अधर्म की लड़ाई, अरे गधों, उनसे कहना कि जब पूरे भारत के अंदर, जब पूरे भारत के अंदर अकबर ने शासन चालू किया था तो उसका प्रधान सेनापति कौन था जो दूसरे गैर मुस्लिम राजाओं पर आक्रमण कराता था? उसका नाम था सवाई राजा मानसिंह। और सवाई राजा मानसिंह जो खुद में क्षत्रिय राजा है, वो ही कहीं रानी दुर्गावती पे आक्रमण कराया। हाँ, आक्रमण करने के लिए वो किसी और को बोला। और भी जो लोग हैं कहीं, इन सब में आक्रमण किया। वो देश भर के कई राजाओं पे आक्रमण किया, पेशवाओं पे आक्रमण किया। तो इसको समझिए, पहले के जमाने पे जो सल्तनत होती थी वो धर्म के आधार पे नहीं होती थी, और उस समय धर्म इतना प्रभाव में नहीं था। वो तो टीवी जब से आई है तब से धर्म धर्म चलने लगा है। तो बेहतर ये होगा कि नहीं, नीलकंठ चिचाम जी कह रहे हैं आपसी विवाद को सोशल मीडिया पर ना लाएं, इसलिए क्या किया जा सकता है कुछ बताएं। सोलंकी है जो हीरा लाला को कमज़ोर करना चाहता है। हाँ, संभवतः नीलकंठ चिचाम जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि एक जब दबाव की शुरुआत होती है ना, तो आप जानते हैं कि हम लोग रावण पेन को मानने वाले हैं, हम लोग असुर लोग हैं, तो विभीषण भी हमारे यहाँ पैदा होते हैं, और वो उन्हीं विभीषणों की नाजायज़ औलाद है। अब विभीषण या तो वो मान ले कि वो विभीषण की औलाद है, या फिर प्रमाण दे कि वो आसाराम की औलाद नहीं है। क्या उसके घर परिवार के लोग कभी आसाराम के पैर पड़ने नहीं गए? अश्विन सोलंकी भाई जोहार। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो मनुवादियों के तलवे चाटते हैं, वो समाज को बर्बाद करते हैं। जी हाँ अश्विन सोलंकी भाई, बहुत समय बाद आया हूँ एक्चुअली। अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि जूम ऐप पे मैं काफ़ी लोगों से कम्युनिकेट कर रहा था, परंतु वहाँ पे हमारी तादाद 50 से ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम फेसबुक लाइव पे ही जाते हैं। आए हैं इसलिए तादाद भी कम है, परंतु मैं यही बात कहना चाहूँगा कि इन लोगों की नसबंदी करना भी ज़रूरी है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना भी ज़रूरी है। आदिवासी हिंदू नहीं है, और वो मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। अगर वो प्रमाण चाहिए तो मेरा नंबर मैं दे चुका हूँ, उस पर कॉल लगाइएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल भी दूंगा। और दूसरी चीज़ कि मैंने राजू एम सोलंकी को फ़ोन लगाया था, औकात नहीं थी उसने मेरा फ़ोन उठा सके, क्योंकि क्या है, शेरों का फ़ोन उठाने की औकात गीदड़ों की नहीं होती ना भैया। अगर वो उठाते तो मैं उन्हें बताता कि तुम किन लोगों के गोद में जाके खेलना चाह रहे हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे अच्छे खासे फग्गन सिंह कुलस्ते को बर्बाद कर दिया, हमारे अच्छे खासे कमल मर्सकोले को बर्बाद कर दिया, हमारे अच्छे खासे और भी जितने नेता हैं भाजपा के, उन लोगों को बर्बाद कर दिया। इनकी प्लानिंग है, ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है वहाँ पर कि भाई हिंदू हिंदू कार्ड खेलो, हिंदू कार्ड खेलो, कांग्रेस को हराएंगे और बीजेपी में जाके खेलेंगे। ये सब चीज़ें बहुत हो गई यार, कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में हम लोग बहुत फंसे हुए। अब फिलहाल मैं ये कहूँगा कि जो आदि में के साथ खड़ा है, जो आदिवासियों की पृथक पहचान के साथ खड़ा होना चाहिए। और रही बात इन लोगों की, तो इन लोगों का कुछ नहीं, ये सामने नहीं आ सकते। ये कितना भी कोशिश कर ले संबित पत्रा बनने की, तो ये सामने नहीं खड़े हो सकते, नहीं बन पाएंगे। ये इनका दिमाग में पत्थर है। इनका मैं लाइव वीडियो देखा, अभी ज़्यादा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसा लग रहा है कि किसी ने 10 जूते मार के बैठा। मैं सोलंकी की बात कर रहा हूँ। अरे एक लाइव कर रहे हो, एक समाज के प्रतिनिधित्व, खून में उबाल
नेता हो या आदिवासी क्रांतिकारी खुद को कहते हो, तो तेज तर्राहट दिखनी चाहिए कि आप आदिवासियों की वो हो। तो यहाँ पे एक और कमेंट आया है, दादा हमारे दिनेश भाई हैं ये, हमारे यहाँ भी यही हाल है कि लोग अभी भी मनुवाद में पड़े हैं। अभी मैंने कई लोगों को देखा है कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो अंधभक्ति करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या कहा जाए? दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बहुत अहम बात दिनेश ठाकुर जी ने रखी है। मैं दिनेश भाई एक बात को यहाँ से रिलेट करना चाहता हूँ, है ना, उसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। पहली चीज है नशा। नशे का ज़्यादा सेवन करने से क्रोमोसोम डिसऑर्डर हो सकता है। उसके जो महिलाओं के भीतर में आपने देखा होगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू खाती हैं, बहुत ज़्यादा वो क्या करती हैं, उसे नस करती हैं या गुड़ाखू करती हैं। और दूसरा जो पुरुष है वो बीड़ी सिगरेट, उसके गांजा और क्या कहते हैं दारू, इन सब में अति मात्रा में चालू रहता है। तो वो क्या करता है कि उसके टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। दूसरी चीज उनको ये चीज बताई है। और दूसरी बात क्या है कि सही समय में शादी का नहीं होना। गर्भ ठहरता है तो गर्भ ठहरने के लिए आप महिला को खेत में दौड़ाओगे तो कहाँ से गर्भ ठहरेगा? पहले के 4 महीने कितने क्रूशियल होते हैं बताना होगा उनको। उन्हें नॉलेज नहीं है, वो शिक्षित नहीं है। दूसरी चीज कि अगर जल्दी गर्भपात हो जाता है तो उसके पीछे भी कारण ये है कि आप उसको न्यूट्रिशन देते नहीं। गांव में कहाँ शिक्षित कहाँ है? गांव में क्या होता है कि बहू आई है, सरदर्द समझ के रखें, बहू को दे दौड़ा के काम करवाते, बरौनी समझ लेते हैं। तो इनको शिक्षित करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और वो जब तक ये लोग शिक्षित खुद में नहीं होंगे तो ये कहां से, ये तो दुकान तो चलाते रहेंगे मनुवादी लोग। तो पहले ये जो 3 बातें जो मैंने बताई उनको बताइए कि ये जो प्रॉब्लम है इस वजह से बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे डिले होते हैं। अगर आप उस चीज को कंट्रोल में रखेंगे तो बच्चे सही टाइम पे हो जाएंगे। दूसरी, योगेंद्र परते जी ने बोला है कि आपकी जनरल नॉलेज, तर्क शक्ति, बोलने की शैली लाजवाब है। पहली बार आपको लाइव देख रहा हूँ, हमें आपसे सीखने की ज़रूरत है। गर्व होता है कि आपके जैसे प्रभावशाली और प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे समाज में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र भाई, ये आपका बड़प्पन है कि आप ये बात मुझे कह रहे हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो जिसके कान में मेरी आवाज़ जा रही है ना, तो उनके अंदर भी एक खून है, उनके अंदर भी एक सैलाब है। क्योंकि आपका खून भी लाल है, मेरा खून भी लाल है, आपका भी जोहार का नारा है, मेरा भी जोहार का नारा है। हम सब एक जैसे हैं, बस खुद को पहचानना पड़ेगा। मैं कोई जन्मजात यानी कि अगर मेरी शैली अगर आपको प्रभावशाली लग रही है तो मैं जन्मजात पैदा नहीं हुआ हूँ प्रभावशाली शैली के साथ। मैंने खुद पे काम किया, खुद को बिल्ड किया, क्योंकि मुझे दुश्मन से सवाल करना था और मैंने अपने आप को दुश्मन से सवाल करने के लिए तैयार किया। तो इसलिए ये शैली हो सकती है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपकी इन शब्दों से मुझे काफ़ी अच्छी प्रेरणा भी मिल रही है। और मनोज परस्ते भाई यहाँ पर देख रहे हैं, धन्यवाद। और दुर्गेश भलावी जी धन्यवाद भाई। ठाकुर जी धन्यवाद भाई। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे सामने वाक़ये हैं उन वाक़ये को आप समझिए कि हमें क्या करना चाहिए कि जल्द से जल्द हमें अपने सिस्टम को शॉर्ट आउट करना होगा कि जिस प्रकार की जो व्यवस्था हमारे सामने आई है, तो इस व्यवस्था में हो ये रहा है कि हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। और कमज़ोर होने से पहले हमको अपना रिस्टेब्लिशमेंट करना होगा, हमको पुनः स्थापना अपनी करना होगा। और मनुवादियों से तो लड़ाई जारी रहेगी। मैं मरूंगा, मेरे जैसे 10, मैं सही बता रहा हूँ। एक बात और आपको बता रहा हूँ, इसी से याद आई। 2005 के समय में जब मैं नवोदय से निकला था, तो उस समय 6 के समय मेरे को थोड़ा सा, जब मैं कर्नाटक में था 9th में, तो तब मेरे को थोड़ा सा अपने कस्टम ट्रेडिशन को जानने की इच्छा हुई, क्योंकि वो कर्नाटक के लोगों से हमारी गिनती मिलती थी। तो वहाँ से मेरे को जागरूकता आनी चालू हुई और बाहर आया तो फिर बाहर में लोगों से काफ़ी मुखातिब हुआ। मेरी नगार खाना बाबा करके एक जगह है,
वहाँ पर आचार्य मोतीराम कंगाली दादा और दादा हीरा सिंह मरकाम जी से ज्वाइंट मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात के बाद दादा मरकाम ने मेरे से ये कहा था, मैंने उनसे कहा कि हम क्यों ना हम लोगों के भी स्कूल हों जैसे और भी लोगों के स्कूल होते हैं, तो वहाँ पे हमारे बच्चे लिख सकें। क्योंकि अक्सर हमको यही समझाया गया कि आदिवासी के पास पढ़ नहीं पा रहा है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो दादा मरकाम ने हमसे कहे कि 10 कार्यकर्ता बना के लाओ। मैंने कहा ठीक है। अब मैं 10 कार्यकर्ता बनाने के लिए निकला तो 10 कार्यकर्ता नहीं बन पाए मेरे से। मैं कंगाली दादा उस समय अपने यहाँ पे आए हुए थे, बादल पार के पास, उनका गांव है वहाँ। तो उस समय मैं मिला उनसे, 10 कार्यकर्ता कैसे बनाते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको राजनीति करना है तो आप 10 कार्यकर्ता बनाइए और बैठ जाइए, और समाज को अपने पैर में खड़ा करना है तो गिनिए नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता और विचारधारा से लोगों को जोड़ते जाइए। जिसके पास बुद्धि होगी वो कार्यकर्ता खुद बन जाएगा, जिसके पास नहीं होगी वो आएगा और नाच गाना देख के चला जाएगा। ये बात भी उनकी सही थी, की लालसा नहीं थी। मैं करता रहा अपना, काफ़ी त्याग बलिदान करके काम करता रहा। और जिस समय मैं काम चालू किया था तो उस समय मुझे, बता रहा हूँ प्रैक्टिकली अपना अनुभव बता रहा हूँ, लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया तो दूर की बात है, सामने मिलो तो जय सेवा बोलने से कतराते थे। जैसे आप जय सेवा बोलते थे तो हंसते, कौन आ गया कहते थे। इवन कुछ ट्राइब तो खुद को कहते थे कि ये जय सेवा बोल रहे, अरे साले आदिवासी कहाँ से आ गए, ऐसा बोलते थे ट्राइब होके भी। और अपने दोस्तों के सामने दिखाते थे कि अरे ये आदिवासी टाइप रहते हैं यार, थोड़ा तो आगे बढ़ो, कब तक आदिवासी की तरह जियोगे। ये इनके वर्डिक्ट होते थे। हम समझ नहीं पाते थे कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। परंतु अब समझ में आता है कि हमारी पहचान हमारे लिए कितनी एसेंशियल एलिमेंट है, कितना प्रॉफिटेबल एलिमेंट है। आदिवासी बन के जियो, बन के रहो, बन के मरो, काफ़ी फ़ायदा रहेगा। आज माहौल काफ़ी चेंज हो गया है। लोग हमको हेलो भेजते थे, हम उनको रिप्लाई में उस समय जय सेवा लिखा करते थे। लोग हमको हाय भेजते थे, हम उस समय लोगों को जय सेवा लिखा करते थे। कांटेक्ट पे नहीं आते थे, कहते थे एक बार मैसेज किए उसके बाद गायब हो जाते थे कि अरे जय सेवा वाले आ गए। तो ये हमारे साथ उस समय का जो चलता रहा। और मैं 3 मिनट और बस रहूँगा, उसके बाद नहीं रहूँगा, क्योंकि 40 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हमें अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहिए। 40 मिनट हमारे लिए बहुत है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ बातें आपको सारगर्भित रूप से पता चल गई हैं, आप लोग काफ़ी कुछ बातों को समझ पाए होंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई अपने करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मजबूत करते हुए लोगों के बीच में आपको अपनी बात रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी बात लोगों के बीच में नहीं रख रहे हैं तो फिर मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत के दौर पे जाने वाले हैं, जहाँ पर ऐसी मुसीबत, जहाँ पर कि हमारे पास खाने को भी चीज़ें नहीं रहेगी। क्योंकि देखो, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के नाम पर अब आदिवासियों की व्यवस्था को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि अब देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन आदिवासियों के पास है और किसी के पास नहीं है। और उन आदिवासियों को ख़त्म किया जाएगा। मैं आदिवासी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं आदिवासी समाज की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ज़मीन सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के पास है। तो आदिवासी समाज से ज़मीन छीन कर यहाँ पे व्यवस्था तैयार, उस व्यवस्था पे आदिवासी समाज परेशान होने वाला है। तो बेहतर ये होगा कि आदिवासी समाज को हमें बचाना है, तो आदिवासी समाज को बचाने के लिए आदिवासी की ज़मीन को बचाना होगा। ज़मीन के साथ साथ उसको अपने ज़मीन पे खुद के रोज़गार लगाना होगा। और फ़िलहाल शिक्षा के क्षेत्र पे मैं काम कर रहा हूँ। दिनेश ठाकुर भाई ने फिर से भेजा है, दादा मेरे गांव में भी ऐसे लोग हैं, इतने अनपढ़ जैसे लोग जो अभी भी मनुवादी विचारधारा में डूबे। मेरे गांव में कुछ ही लोग हैं जो मनुवादी विचारधारा को समझ गए हैं, जिनमें से कम 10 लोग ऐसे हैं जो अपने गोंडी एक गोंडी
पूरा देख नहीं पा रहा हूँ भाई, क्या आपने जो कमेंट किया है। सिस्टम को समझ गए होंगे शायद। तो देखो दिनेश भाई, ऐसा है कि आप काम करते रहिए। जब आप एक सिंबल, आप एक आइकॉन होंगे, आप यूथ होंगे लोगों के सामने, उनकी आपकी खुद की पहचान होनी चाहिए। जिस दिन आपकी खुद की पहचान होगी, लोग ऑटोमेटिक आपसे जुड़ेंगे। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं ये देखना, बताना चाहता, कह रहा हूँ कि आप अभी कुसमी में हैं तो कोशिश करके, जगह की मैं जिक्र किया था कि वहाँ पे एक आदिवासी सामुदायिक भवन होना चाहिए, वहाँ पे एक रेस्ट हाउस टाइप से जो आश्रय स्थल बनाइए तो कुछ बेहतरीन उसमें किया जा सके। ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। लोग अपने हैं तो उनका, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। एंड वन मोर थिंग, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक ऐसा बहुत अच्छा टाइम जोन हमारे लिए तैयार हो चुका, हम सारे डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर के, किसी की भी मौत कभी भी हो सकती है, तो हम सारे डिस्प्यूट्स को ख़त्म करते हुए, क्योंकि कोरोना किसी को, तो उससे बेहतर यह है कि हम सारे लोग आपस पे हिल मिलकर एक साथ एक सुर में ऐसा कुछ काम कर जाएं कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी कहे कि यार नहीं, इन बंदों ने रियली कुछ अच्छा काम। और इस बात की शपथ लीजिए और शपथ लेकर इस काम में आगे बढ़ते जाइए। और आई विश कि आप लोग काफ़ी समझदार हैं और आप लोग इस बात को एग्जीक्यूशन पे लाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी डिस्प्यूट का समय तो बिल्कुल नहीं है। अभी वो जो राजू एम सोलंकी जो चालू हुआ है ना, तोता आरएसएस का, और क्या कुत्ता टाइप से भौंक रहा है, बिल्कुल ट्विटर में हैशटैग चला रहा है, पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। आओ तो जरा इसकी नसबंदी करते हैं, जितने भी आदिवासी हैं आओ जरा कल उसको देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता है। इसको मंडे के दिन ही इसको डंडे मारते हैं सीधे तरीके से कि क्या है क्या नहीं। और यदि दम है तो सामने आए, लाइव पे बताते फिर हम उसको कि क्या आदमी है क्या नहीं है। अभी उसको पाला नहीं पड़ा है ना सही टाइप के लोगों से, वहाँ पे मीठे टाइप के लोगों से पाला पड़ा, आरएसएस के मीठे लोगों से। इन लोगों की बीवियां क्यों नहीं होती आरएसएस वालों की? बच्चे होते तो बच्चों का दर्द ये समझे। ये तो बच्चों का सिर्फ इस्तेमाल करना जानते, राघव जी महाराज टाइप। तो मैं बेहतर ये कहूँगा कि इन लोगों से, मनुवादियों से अपने को लड़ना है। अभी ऐसा समय है, पीकार है, और अपन लड़ेंगे। और अब अपनी लड़ाई को अपन अपने गांव तक पहुंचाए, अपन अपने तेज तर्रार रुतबे वाले तरीके से बिल्कुल दौड़ पड़े इन सभी सिस्टम को लेकर, और अपनी एक अच्छी पहचान को तैयार करना है। और बिल्कुल गांव के लोगों को शिक्षित करते, साक्षर करते हुए सारे लोग यहाँ पे लाइव आए, सॉरी मेरे लाइव को अटेंड किया। और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट लाइव पे हम लोग जल्द मिलेंगे। और बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे फेसबुक लाइव पे ज़्यादा आना चाहिए या फिर यूट्यूब पे आना चाहिए, या फिर मुझे जूम ऐप पे परफॉर्म करना चाहिए, ये आप लोग मुझे बताइएगा। और इसी के साथ आप सभी को सादर सेवा जोहार, जय सेवा, जय फड़ापेन, राज करेगा गोंडवाना। और मेरा एक और नारा है, गोंड गोंडी गोंडवाना से पहले स्थापित करना होगा पानल पारसी पेंठाना। ये आपके लिए पहेली है एक प्रकार से। गोंड गोंडी गोंडवाना से पहले स्थापित करना हो पेंठाना। इसको पहेली को भी रहा हूँ। अगर यदि ये दोनों पटरियाँ नहीं बैठी तो हमारा ट्रक आगे नहीं बढ़ेगा, हम लोग वहीं थम जाएंगे। चलिए दोस्तों, सादर सेवा जोहार, बेस नर का। और कोशिश करते हैं कि हम इन लोगों से लड़ेंगे, और जो हम लोगों को तोड़ने का, हम लोगों को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों से हम तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। सभी को सादर सेवा जोहार। और हाँ, अगर हो सके तो यार शेयर ज़रूर कर देना यार, मेहनत लगती है थोड़ा सा।